छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें कल शाम सरकार ने घटा दी। ब्याज दरों में कटौती का फैसला सरकार ने आज सुबह वापस ले लिया। गवर्नमेंट इतनी बड़ी भारत सरकार की और वो इस तरह का ऑर्डर बिना उनकी सहमति के निकल गया तो क्या है, तो इस पे खुलासा करना चाहिए, वित्त मंत्री जी को बताना चाहिए देश को कि कैसे ये ऑर्डर निकल गया। 24 घंटे से भी कम समय में अपने फैसले से सरकार ने लिया यू टर्न। सरकार के फैसले और यू टर्न पर विपक्ष के नेताओं ने कसा तंज। ये बात याद रखना, आने वाले जैसे ही चुनाव खत्म होंगे कि भारतीय जनता पार्टी फिर अपनी गलती सुधार लेगी और फिर ब्याज दर घटा देगी। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। क्या चुनावी नफा नुकसान देखकर हो रहे हैं अर्थव्यवस्था के फैसले? संविधान की शपथ में आज यही हमारी चर्चा का सवाल है कि क्या आर्थिक मोर्चे पर सरकार चुनावी नफा नुकसान को देखते हुए फैसले ले रही है। नमस्कार, एबीपी न्यूज की डिबेट शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आज की डिबेट का बैकग्राउंड छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती का मोदी सरकार का फैसला, जिस पर सरकार रातों रात नहीं टिक पाई। सुबह होते ही सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया। आज चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी के सांसद हैं, प्रवक्ता हैं पार्टी के सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीने, शिशिर सिन्हा आर्थिक विषयों के जानकार हैं, पत्रकार हैं, धीरेन्द्र कुमार सीईओ वैल्यू रिसर्च और प्रोफेसर अरुण कुमार अर्थशास्त्री। तो चलिए बिना भय या पक्षपात, बिना द्वेष या अनुराग अपनी समझ बनाएं, संविधान के दायरे में अपनी सोच को आत्मनिर्भर बनाएं। आइए हम भारत के लोग शुरू करें संविधान की शपथ। पिछले 7 साल में मोदी सरकार के राज में जो कभी नहीं हुआ वो आज हो गया। सरकार ने अपने ही एक बड़े फैसले को रातों रात वापस ले लिया। जी हां, फैसला था छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दरों में कटौती का, जिनमें शामिल थी सेविंग्स अकाउंट की डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, पीपीएफ, एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि बचत योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट। सरकार की कल की अधिसूचना के मुताबिक ये नई ब्याज दरें आज यानी 1 अप्रैल से लागू होनी थी। ये फैसला बड़े तबके को प्रभावित करने वाला फैसला था, लिहाजा सरकार ने 24 घंटे के भीतर ही, मतलब रातों रात ही इस फैसले पर यू टर्न मार लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ट्विटर के जरिए बताया, छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज की दरें वही रहेंगी जो पिछली तिमाही में थी। इस संबंध में भूल से जो आदेश जारी किया गया था उसे वापस लिया जाता है। तो जो फैसला पूरे हिसाब किताब से पूरे जोड़ घटाकर किया गया उसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भूल बता दिया, और इस भूल का एहसास उन्हें आज सुबह 7:54 पर तब हुआ जबकि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे थे। इसीलिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने तंज कसते हुए ट्वीट किया कि वाकई निर्मला सीतारमण सरकार की स्कीम पर ब्याज दरें घटाने का फैसला भूल से हुआ या फैसला वापस लेने की समझ चुनाव की वजह से आई है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं महुआ मोइत्रा, उन्होंने भी ट्वीट किया, सबसे बड़ा अप्रैल फूल का चुटकुला क्या है, ये कि छोटी बचत की स्कीम पर घटाई गई ब्याज दरों का फैसला भूल से लिया गया था, या ये कि निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री हैं। जाहिर है विपक्ष को तंज कसने का मौका भी सरकार ने ही दिया है, जिसने चुनावी मौसम में किए गए अपने ही एक फैसले को भूल बता दिया है। इसीलिए संविधान की शपथ में आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के फैसले सरकार चुनावी नफा नुकसान को देखकर कर रही है। इसी सवाल पर हमने एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर एक पोल लॉन्च किया हुआ है। आप अभी वोट देकर इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। इसी शो के आखिर में पोल के आंकड़े आपके सामने रखेंगे। और अब सबसे पहले संविधान की शपथ में 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सांसद सैयद जफर इस्लाम साहब और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीने जी। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का संविधान की शपथ में। सबसे पहले सैयद जफर इस्लाम साहब, ये सरकार जिसे भूल कह रही है वो क्या वाकई में सरकार की भूल है या फिर 1 अप्रैल अप्रैल फूल वाले दिन सरकार जो है वो जनता को फूल बना रही है? देखिए, भूल है तभी तो निर्मला सीतारमण जी ने खुद से ट्वीट करके ये भी बताया कि देखिए होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। डिपार्टमेंट में ये जो है वो रूटीन वर्क होता है, हर क्वार्टर में इसको रिवैलिडेट किया जाता है। बहुत सारे आंकड़े के बेसिस पे जो एक लिंक रहता है किसी न किसी बेंचमार्क से, उसके बेसिस पे आपको जो ये इन्होंने
जो है डिपार्टमेंट ने कम किया, लेकिन ये भूल थी इसलिए इसको करेक्ट कर दिया गया। इसकी वजह दो है। मैंने ये सवाल पहली इसलिए वजह पूछा आपसे क्योंकि साहब इस तरीके के फैसले रातों रात तो होते नहीं हैं। इस तरीके के फैसलों पर कोई एक शख्स तो मोहर लगाता नहीं है। एक प्रोसेस का हिस्सा होता है, एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। टेबल टू टेबल फाइल जाती है और उसके बाद जिस तरीके से इस आदेश में भी लिखा हुआ है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के आदेश के मुताबिक ही ये फैसले लिए गए। अब आप मुझे बता दीजिए कि अगर ये भूल है तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बहुत सारी चीज बेंचमार्क से लिंक्ड होती है। जब बेंचमार्क से लिंक्ड होती है तो उसी हिसाब से जैसे बेंचमार्क ऊपर बढ़ता है घटता है तो डिटरमिन हो जाता है कि जो क्या रेट को फ्रीज करना है। तो उसी हिसाब से इसमें हुआ था। शायद ये डिसीजन पहले से लिया गया था, लेकिन इस वक्त इलेक्शन भी चल रहा है और ये इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में भी लाना जरूरी था। दूसरी बात के तो मतलब जफर भाई अच्छा हुआ आप बेंचमार्क वाली बात ले आए। फिर तो मतलब ये पेट्रोल डीजल वाला खेल है। फिर तो मतलब ये जनता की आंखों में उससे भी बड़ी धूल है। मेरे ख्याल से 26 मार्च के बाद से पेट्रोल डीजल की कीमतें भी नहीं बढ़ी हैं। तो ये मामला भी चुनावी खेल से जुड़ा हुआ है। कोई चुनावी खेल से नहीं जुड़ा हुआ है। इस सरकार में इतना दम है कि अगर कोई भूल हो गई है तो उसको छुपाने के बजाय एडमिट किया कि हाँ ये ओवरसाइट है, इसको नहीं होना चाहिए था, इसको मैं फौरन विड्रॉ किया जाता है। और वो कोई और नहीं, जो सबसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में था, उसने खुद से अपने आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने किया। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, सैयद जफर इस्लाम कह रहे हैं ये मजबूत सरकार है, यू टर्न लेने से पीछे नहीं हटती है। गलती हुई, भूल हुई तो स्वीकार कर ली। लोगों की आंखों में कोई धूल नहीं झुक रहे हैं। मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि ये सरकार है या सर्कस चल रहा है नई दिल्ली में। इसको पैसा कौन डालता है? इसमें गरीब लोग, इसमें निम्न मध्यम वर्गीय लोग, मध्यम वर्गीय लोग, इसमें पेंशन लोग जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जो इसके आई ब्याज दर पर अपना जीवन यापन करते हैं, वो लोग इसमें पैसा डालते हैं। क्योंकि इसमें मिनिमम अमाउंट सिर्फ 1000 रुपए, जो बड़े बड़े पूंजीपति और अमीर लोग नहीं डाल सकते हैं, इसमें वो लोग पैसा डालते हैं। उनके साथ इतना भद्दा मजाक किया जा रहा है। कुछ दरें तो इतनी घटा दी गई थी कि वो इन्फ्लेशन रेट, महंगाई की दर से भी नीचे चली गई थी। तो महंगाई से भी जूझ पाने की कीमत नहीं हो पा रही थी अदा। मैं आपको एक बात और बता दूं, इसको 9 बजे किया गया डिसीजन की काटी जाएंगी। 7:54 पर मैडम मिनिस्टर ने ट्वीट किया कि भाई हम रोल बैक कर रहे हैं, गफलत में ये हो गया था। ये गफलत में नहीं हुआ था, और अगर ये गफलत में हुआ है तो मैडम मिनिस्टर पूरी तरह से दिल पर हाथ रख के बोले अब पूरे साल ये रेट नहीं काटे जाएंगे। मैं इसलिए ये बोल रही हूं क्योंकि जो नेशनल सेविंग स्कीम का पूरा कॉर्पस है, उसमें 15% से ज्यादा, किसी भी प्रांत से ज्यादा, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन वेस्ट बंगाल के लोग करते हैं। बंगाल के लोग सबसे ज्यादा स्मॉल सेविंग स्कीम में पैसा डालते हैं। ये तेन प्रक्रिया कुछ भी करके उनकी गुड बुक्स में आना है, इसलिए डिसीजन वापस लिया गया। हम डिसीजन वापस लेने का तो स्वागत करते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये डिसीजन यही रहेगा या चुनाव बीत जाने के बाद वापस स्कीम्स पर काट दिया जाएगा। सैयद जफर इस्लाम साहब, वो भूल, आंखों में धूल, और अब बात आ गई है शूल पर। दरअसल ये जो सवाल सुप्रिया सुनीत पूछ रही है ना, यही सवाल शूल की तरह आम आदमी के मन में बार बार चुभ रहा है कि साहब ये जो रियायत अभी आपने दी है आम आदमी को, ये कब तक? ये वो मिसाल तो नहीं है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आम आदमी कब तक खैर मनाएगा। ये जो छोटी बचत की योजनाएं है ना, ये 4 चुनावी राज्य, मतलब एक पश्चिम बंगाल, दूसरा केरला, असम, तमिलनाडु, 24% पैसा इन छोटी बचत स्कीम में इन्हीं 4 राज्यों से आता है जो चुनावी राज्य है। तो सर, सरकार से सवाल तो बनता है कि ये जो भूल थी उसको हमने बिल्कुल सामने खड़े होके और कहा कि हाँ ये ओवरसाइट हो, गफलत में, जो भी आप बोलना चाहें, लेकिन ये भूल हुई है, उसको हम इसको ठीक कर रहे हैं। ये मैंने आपको बताया कि क्वार्टर टू क्वार्टर रेट चेंज होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आगे क्वार्टर में रेट बढ़ने वाला है। इसका मतलब सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा था कि ये पिछले क्वार्टर के रेट से जो भी उनका मैकेनिज्म है, जो फॉर्मूला, उसके हिसाब से हुआ। लेकिन मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं, मैं तो मैकेनिज्म फॉर्मूले को लेकर पहले ही सवाल पूछ चुकी हूँ ना। यहाँ पर तो सरकार जो है वो अपने लिए पहले से ही रास्ता बना रही है। आप लोग बार बार मैकेनिज्म की बात करते हो सर, और फिर ये भूल जाते हो कि कैसे जनता जानती है पेट्रोल डीजल की कीमतों में। यही तो खेल करते हो। जब चुनाव होता है तो 26 मार्च से तो बढ़ नहीं रहे सर पेट्रोल डीजल की कीमतें। क्यों? चुनाव इसीलिए नहीं बढ़ रहे ना सर। और अब चुनाव इसी वजह से ब्याज दरों में जो कटौती की थी वो वापस ले ली। चुनाव के बाद क्या होगा? हमारी सरकार, जब आप देख रहे कोरोना से जूझ रही सरकार है, जिसमें गरीबों को 80 करोड़ लोगों को अगर राहत पहुंचानी है, गरीबों की चिंता करनी है, तो सरकार के पास उस वक्त पैसे नहीं थे
सरकार के पास उस वक्त रेवेन्यू स्ट्रीम जो है बंद हो चुके थे, इसलिए सरकार ने थोड़ा इसका सहारा लिया। लेकिन अब जब इवन दो ऊपर बढ़ रहा है लेकिन सरकार ने नीचे किया, इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। इलेक्शन से लेना देना होता तो पहले हम उतना बढ़ाते नहीं ना। आइए सुप्रिया आइए, ओवरसाइट का फैसला ओवरनाइट में बदल दिया, भूल थी सुधार कर दिया। ये ओवरसाइट नहीं, ये हाइंडसाइट है। आपने 4 राज्यों की बात करी ना, और मैं बार बार बंगाल की बात करूंगी क्योंकि 15% कंट्रीब्यूशन बंगाल से आता है। हाथ रख के कह दे दिल पर नहीं बढ़ाएंगे रेट इलेक्शन, लेकिन वो बात नहीं कर सकते आप तो कहीं रेलेवेंट पार्टी में नहीं। मुझे बोल लेने दीजिए जफर, मैं आप तो बीच के बोली नहीं थी। इस सरकार ने पेट्रोल का, डीजल का, गैस का, खाने वाले तेल का, सब्जियों का दाम आसमान पे पहुंचा दिया। चुनाव आया तो दामों पर लगाम लग गया। ये लगाम पहले नहीं लग सकती थी? मैं जानना चाहती हूँ। इस सरकार का निकम्मापन यह है कि 7 साल सरकार में रहने के बाद 7.5 करोड़ देशवासियों को बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन ले आए। 3.2 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास से निकाल के बाहर नीचे फेंक दिया। इस सरकार का निकम्मापन यह है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों को टैक्स काटकर 1.5 लाख करोड़ का फायदा पहुंचाया। लेकिन आम आदमी के प्रति साजिश कल रात को बन गई थी जब स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दर खत्म करने वाली थी। ये कौन इन्वेस्ट करता है मैं जानना चाहती हूँ, और किस लिए करते हैं? बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, शादी ब्याह के लिए, अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लोग डाल देते हैं पैसा बैंक में, उन सब पर आप पैसा काट दीजिएगा। आम आदमी कैसे जिएगा, जरा मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। और आपने दिल की गहराइयों से नहीं, जब हड़कंप मच गया, जब हाहाकार मच गया, तब आपको यह डिसीजन वापस लेना पड़ा। सैयद जफर इस्लाम साहब, फिर सवाल वही कि भूल नहीं, ये चुनाव की वजह से आम आदमी की आंखों में धूल है। देखिए, अफसोस की बात है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं, इनकी जब भी स्टेटमेंट सुनिए कांग्रेस वालों की तो सीधे आसमान में चले जाते हैं कि आसमान में ये, आसमान में वो। कोई आपका रिलेवेंस, इलेक्शन जो हो रही है उसमें आप कहीं रिलेवेंट नहीं। आप तो किसी और के कंधे पे बैठ के वहां पर राजनीति करना चाहते हैं। आप तो उस सब जगह में तो कोई रिलेवेंट पार्टी तो नहीं है ना सुप्रिया जी। हकीकत तो ये है कि आज आपको मैं बताना चाहता हूँ, कम से कम विपक्ष के सवालों को इस तरीके से तो खारिज मत कीजिए ना। जिस बात पर बात कर रहे हैं, विपक्ष के सवालों को इस तरीके से तो खारिज मत कीजिए ना। लोकतंत्र में रावण ने भी नहीं किया था जफर इस्लाम, क्या बात कर रहे हैं? जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आसमान जो हर चीज को आसमान पे ले जाती है। इनके टाइम में आसमान था, इन्फ्लेशन 10% था, हमारे टाइम में कभी इन्फ्लेशन 4% तो ऊपर नहीं गया। तो कौन था आसमान में? आसमान में ये थे कि हम है, ये जमीन पे भी अपने को आसमान में मान रहे हैं। अरे भाई, आप जमीन पे हैं तो पहचानिए अपनी हकीकत। देखिए, जब भी आप इन्फ्लेशन के पास सर, भूल, धूल, शूल, मूल पर आ जाइए, मूल पर आ जाइए। त्रिशूल लेके भूल, धूल, शूल, मूल पर आ जाइए। मूल प्रश्न आम आदमी से जुड़ा हुआ है, और मूल प्रश्न आम आदमी के मन में ये है सर कि कहीं वो हाल तो नहीं होगी कि सर मूल ही बचेगा आम आदमी के पास, ब्याज के नाम पर ठन गोपाल। सरकार की नजर आम आदमी की छोटी बचत पर लग गई है क्या सर? अब ये वो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, जिसने 2 पैसा लोगों के पॉकेट में डाला है, पैसा निकाला नहीं है। कांग्रेस की सरकार में डबल डिजिट पे इन्फ्लेशन होता था, जाहिर है वो पैसा नहीं डाला, नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट रहता था। तो समझिए कि आपका उस वक्त पैसा पॉकेट से जा रहा था। हम तो पैसा पॉकेट में देते हैं, इन्फ्लेशन से ऊपर, हर चीज इन्फ्लेशन से ऊपर है। मतलब आपको जाहिर है कि इन्फ्लेशन के अलावा आपको पैसा रिटर्न आपका मिल रहा है। सैयद जफर इस्लाम साहब, आप यहाँ पर काम गिना रहे हैं सर, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो काम आप गिना रहे हैं वो तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली मिसाल पेश आ रही है? आप उठाकर आंकड़े देखिए ना सर। मैं अपने पास से तो नहीं लाई हूँ, ये आंकड़े बता रहे हैं कि बेरोजगारी की दर 6.6 पर पहुंची हुई है सर। कोरोना काल में 7.5 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए हैं सर। और ऐसे हाल में अगर सरकार की तरफ से आदेश निकल कर आ जाता है कि वो जो छोटी बचत योजनाएं हैं उनकी ब्याज दरों में भी अगर आप कटौती कर देते हैं सर, उन पर भी अगर आप कटौती कर देंगे तो फिर आम आदमी का क्या होगा सर? अब जहां स्मॉल सेविंग रेट पे जो अगर इंटरेस्ट रेट का ऐसी भूल हुई थी तो उसको हमने उस भूल को फौरन जो है तत्काल हमने सही कर दिया। तो आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस सरकार में आम नागरिक को जो घर लेता है उसको कम हो गया भाई, उसका जो लाइबिलिटी कम हो गया, उसकी जो EMI कम हो गई, साथ साथ जो स्मॉल सेविंग रेट पे जो कटौती की थी वो कम, उसको रोक दिया। आपको EPFO में देखिए जितना रिटर्न मिल रहा है वो बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। आप आज तो देखिए दुनिया के बाहर मुल्कों से आप उठाइए और जरा देखिए कि वहाँ नेगेटिव, अगर इन्फ्लेशन 0% है, 1% है तो वहाँ नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। 7.5 करोड़ देशवासियों को गरीब बना दिया, ये गरीबों की सरकार है। 3 करोड़ से ऊपर मध्यम वर्ग लोगों को गरीब बना दिया, ये गरीबों की सरकार है। मैं पूछना चाहती हूँ
कि आप होम लोन की बात आपने कर रहे हैं, देश के ऑटो लोन सभी की लोग बात कर नागरिकों रहे को हैं। लूट देश में लिया कितने लोग होम और ऑटो लोन लेते हैं? और सफर इस्लाम, ये गलत आंकड़े यहाँ पे 40 पेश साल कर रही में हैं। सबसे कम क्रेडिट ऑफ टेक हुआ है, सबसे कम ऋण लिया गया है 40 साल में पहली बार। क्यों? उसकी वजह लोगों के पास बता आमदनी दूं नहीं है, वेतन घट सुप्रिया गया, जी, इसकी नौकरियां वजह नष्ट बता हो दूं गई हैं। आपको। सर कि ये कोरोना काल जिस तरीके से गुजरा, नौकरियां गई हैं, लोगों की कमाई घटी है सर, जो जमा पूंजी थी लोगों की उस पर महंगाई की नजर लगी हुई है सर। अब अगर बचत पर सरकार अपनी नजर गड़ा देगी सर, आम आदमी क्या करेगा? देखिए, जब आप कहती है रोमाना इसार खान जी इससे इनको कि क्या फर्क पड़ता है? महंगाई बढ़ी हुई है, कहाँ महंगाई बढ़ी हुई है? किस वजह से आप महंगाई बढ़ी हुई है? इन्फ्लेशन नंबर आप देते हैं कि जरा सा क्या आप महंगाई बढ़ी हुई है? सर रिटेल इन्फ्लेशन की दर फरवरी में बढ़कर ही 5.03% पर गई है ना सर। उसके बावजूद बोल रहे हैं जो है वो किस तरीके से 90 पार पहुंची हुई है, आप जानते हैं ना सर। अब आप सवाल पर सवाल मत खड़ा कीजिए। सिलेंडर है, कौन सी महंगाई अरे बढ़ाओगे? मैं खड़ा बताओ। करूंगा। प्रभु ये भी बता जाओ, कौन सी महंगाई बढ़ाओगे? 3.67% है। इनका उठा के देखिए, इनका 10 साल का सर है। आंकड़ों उसके में बाद मत बात उलझाइए कीजिएगा। सर, आंकड़ों में मत उलझाइए सर, आंकड़ों में मत उलझाइए सर, सर आंकड़ों में मत उलझाइए सर। क्या बात कर और रहे ये हैं आप? टेम्पोररी ये है, बम्बई से- ये सबको इन्फ्लेशन बम्बई रेट की कम हो नजर से जाएगा, देखेंगे। टेम्पोररी है सीजनल फैक्टर की वजह से, और कम होना शुरू हो ये गया। temporary अगले है। क्वार्टर में आप देखिए जो कैसे आम आदमी inflation पे rate गुजर रहा है वो आएगा। temporary चलिए यही सर, आएगा। सर, बड़े-बड़े सर, बम्बई के सर महलों बहुत से बहुत तीन से धन्यवाद चार सुप्रिया जी, दिन बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का संविधान की शपथ में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। मेरा मकसद यही था कि किस तरीके से आम आदमी को राहत पहुंचे, आम आदमी की बचत पर कि सरकार की नजर लगी हुई है। सरकार ने आज सफाई दी कि छोटी बचत दरों की कटौती का आदेश एक भूल है, जबकि विपक्ष ने सरकार पर तंज कसा। तो क्या ये भूल है या फिर चुनावी शूल सरकार को चुभा, इसीलिए सरकार इसे भूल करार दे रही है? ये समझाने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आर्थिक मामलों के पत्रकार हैं शिशिर सिन्हा जी। शिशिर जी, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, ये छोटी बचत योजनाओं की जो ब्याज दरें थी उसमें कटौती का फैसला सरकार ने रातों रात वापस ले लिया है। ये सरकार ने आम आदमी के भले के चलते वापस लिया या फिर अपने चुनावी नफा नुकसान को देखकर फैसला लिया? दो बातें इसमें बड़ी दिलचस्प हैं, क्योंकि कल जो ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया गया उसमें लिखा हुआ था कि दिस इज फ्रॉम विथ अप्रूवल फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? सचिव हैं और मंत्री हैं। उसके बाद सुबह जो ये फैसला आता है कि नहीं जी हम इसको वापस ले रहे हैं, तो जहाँ तक आम आदमी के हित की बात है तो वो कल ही स्पष्ट था। जब 40 बेसिस पॉइंट से 110 बेसिस पॉइंट की कटौती कर रहे हैं तो उसका नुकसान तो होगा ही होगा आम लोगों को। अब चुनावी नफा नुकसान की बात करें तो 4 राज्यों को देख लीजिए आप, पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, केरल की बात कर लीजिए, असम की बात कर लीजिए, तमिलनाडु की बात कर लीजिए। जो आखिरी आंकड़े हमारे पास 2017-18 के हैं राज्यवार, वो ये बताते कि लगभग 24% छोटी बचत योजनाओं से पैसे जो हैं वो इन अकेले 4 राज्यों से आते हैं। जाहिर सी बात है कि इन 4 राज्यों में उसका व्यापक असर होगा, और एक पश्चिम बंगाल की खास तौर पे चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर जो सेविंग कल्चर है वो बहुत अलग तरीके का है। खास तौर पे आप देखेंगे कि बहुत सारी जो छोटी बचत योजनाएं हैं, जैसे आपको याद होगा पीयरलेस हुआ करता था, तो ऐसे में आप उन लोगों को नाराज़ नहीं कर सकते हो। और वो भी कटौती आप देखो तो 40 बेसिस पॉइंट से 110 बेसिस पॉइंट की, तो जाहिर सी बात है कि चुनावी जिसको नुकसान कहें उसका डर ज़्यादा था। आम लोगों की जहाँ तक बात थी, तो जिन्होंने फैसला किया होगा, ये फैसले रातों रात नहीं होते हैं, लंबी चर्चा होती है, और उस चर्चा के बाद अगर आप फैसले करते हो और उसके बाद वापस लेते हो तो मतलब तो यही लगता है कि आपकी बातों से तो मुझे लग रहा है आम आदमी के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि जून के बाद फिर से दोबारा से जब समीक्षा होगी तो फिर आम आदमी पहले से ही तैयारी कर ले, कम से कम जहनी तौर पर, कि आगे ज्यादा वक्त तक ये खतरा नहीं टल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर सिन्हा जी, संविधान की शपथ में हमारे साथ जुड़ने के लिए। संविधान की शपथ में आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्या चुनावी नफा नुकसान देखकर हो रहे हैं अर्थव्यवस्था के फैसले? इस पर चर्चा आगे बढ़ाने से पहले जरा आंकड़ों के जरिए ये भी समझ लेते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालत क्या है। देखिए, मौजूदा बेरोजगारी दर 6.6%, जो पिछले करीब 5 दशक में सबसे ज्यादा आंकी गई है। देश में कोरोना काल में 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें 90 रुपए के पार चली गई हैं। इस साल फरवरी की महंगाई दर 5.03% थी, जिसे रेटिंग एजेंसी मूडीज ने उच्च स्तर पर माना है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सिर्फ एक खुशनुमा खबर, और वो ये कि इस साल इसी मार्च के महीने में जो अभी बीता है, जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ है वो अब तक का एक रिकॉर्ड है।
और अब दो खास मेहमान इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, फाउंडर सीईओ वैल्यू रिसर्च के, और इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अरुण कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का संविधान की शपथ में। मैं सबसे पहले धीरेन्द्र सर आपसे ये समझना चाहती हूँ सर कि एक नैरेटिव ये बना क्योंकि चुनाव का मौसम है इसलिए सरकार ने ब्याज दरों की जो कटौती का फैसला लिया था उसे वापस ले लिया। क्या आप इससे सहमत हैं? अगर ऐसा है भी तो मैं इससे बिल्कुल असहमत नहीं हूँ कि ये करना चाहिए था। ब्याज दरों में जिस तरह से गिरावट देखी जा रही है उसका एक दूसरा नतीजा ये है, ब्याज दरों में गिरावट का बहुत स्ट्रॉन्ग केस होगा, लेकिन एक दूसरा केस ये भी है कि वृद्ध लोगों की आमदनी, जो कि अपने आमदनी के निवेश पे पूरी तरह से, निवेश की आमदनी से पूरी तरह निर्भर करते हैं, उसमें जिस तरह की गिरावट देखी गई है पिछले 3-4 साल में, अगर इसकी तुलना करें तो उनकी आमदनी करीब 1/3 कम हो गई है, और एक ऐसे उम्र में जब वो अपनी आमदनी बढ़ा नहीं सकते। अगर किसी भी व्यक्ति के पास 30-40 लाख 50 लाख रुपए की अगर पूंजी हो और वो पूरी तरह अपने निवेश पे के आमदनी पे निर्भर करता हो तो आज वो काफी गरीब हो गया होता। नहीं, लेकिन सर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि साहब ये क्योंकि चुनाव है इसलिए सरकार ने फैसला वापस ले लिया, तो फिर तो प्रोफेसर अरुण कुमार इसे अस्थायी टेम्पररी राहत माना जाना चाहिए। यानी ब्याज दरों में कटौती की तलवार वो तो अभी भी लटक रही है आम आदमी पर। जी हाँ, आपकी बात सही है, क्योंकि जो डिसीजन था वो तो एक सोचा समझा डिसीजन था, ऐसा नहीं कि ओवरनाइट डिसीजन हुआ। उसमें जो लेटर इशू हुआ, ऑफिस ऑर्डर इशू हुआ, वो सारे सीनियर सेक्रेटरीज वगैरह के पास गया, सबके पास गया, और वो कोई ऐसा नहीं कि तुरंत किया और तुरंत वापस ले लिया। तो मुझे लगता है ये पॉलिटिकल डिसीजन ही रहा, क्योंकि इसका जो इस समय चुनाव है तो मिडिल क्लास पे गलत असर पड़ेगा, सेवर्स पे गलत असर पड़ेगा। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होता है वो निर्भर करता है कि आपके यहाँ डिमांड है या नहीं है। डिमांड अगर डिमांड कम है तो फिर जो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा, आप इंटरेस्ट रेट काटते चले जाएं तो भी नहीं होगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि सरकार की अभी कोशिश ये है कि उनका जो बजट में घाटा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उस पर इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा बोरोइंग पे, और खासकर रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो उस पर तो कोई रिटर्न भी नहीं आएगा। तो रेवेन्यू डेफिसिट जितना होगा तो उतना इंटरेस्ट बर्डन बढ़ेगा। तो सरकार ने सोचा कि अगर हम इंटरेस्ट रेट काट देंगे तो हमें जो इंटरेस्ट बर्डन कम हो जाएगा, और इसलिए मुझे लगता है कि वो उन्होंने सोचा कि ये करना ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि अगर आप इंटरेस्ट रेट काट देते हैं, लोगों की आमदनी कम हो जाती है तो कंजम्पशन कम हो जाएगा, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन है वो तो टारगेट करेंगे कि भाई मेरा जो कैपिटल वो बना रहे। तो अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम आ रहा है तो आप ज़्यादा सेव करेंगे, कंजम्पशन काट देंगे। सर आप जो बात कर रहे हैं मुझे लगता है धीरेन्द्र जी को यहाँ पर आना चाहिए। धीरेन्द्र सर, हम लगातार ये चर्चा कर रहे थे कि इकोनॉमी जिस तरीके से गर्त में नीचे पहुंची हुई है, अगर उसको ऊपर उठाना है तो फिर आपको चक्का घुमाना होगा। वो चक्का अर्थव्यवस्था का जो जाम है, और वो कैसे घूमेगा? जब कंजम्पशन बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगी, जब लोग खर्च करेंगे, लोगों की जेब से पैसा निकलेगा। लेकिन जेब से पैसा तो तब निकलेगा ना, जो बात प्रोफेसर अरुण कुमार कह रहे हैं, जब उनके पास पैसा खर्च करने के लिए होगा। तो सरकार ये छोटी बचत पर आम आदमी को चपत लगाकर क्या पूरी इकोनॉमी का भट्टा बैठाने की तैयारी में नहीं है? ये जो सरकार की सोच है वो क्या दिखा रही है आपको? नहीं, इसमें सरकार की सोच खास मायने नहीं रखती है। हाँ। पिछले कई सालों से ये नियम बन गया है कि हर 3 महीने पे स्मॉल सेविंग्स रेट अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाया करेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड के रेट के पे आधारित। और गवर्नमेंट बॉन्ड के रेट, जिसको कि बहुत दिनों से आरबीआई टारगेट कर रहा है इन्फ्लेशन को, और ब्याज दरों में अगर महंगाई कम होती है तो इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, और आरबीआई उस इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करती है अपने रेट से, अनाउंस रेट से। उसके वजह से हर 3 महीने पे स्मॉल सेविंग्स रेट पे बदलाव आ जाता है, एक मैकेनिकल तरीके से। किसका सर आप जो बात कह रहे हैं, मतलब वो फॉर्मूला जो आप बता रहे हैं, ये मुझे कुछ वैसे ही फॉर्मूला लग रहा है सर, जैसे वो पेट्रोल डीजल की कीमतें जिस तरीके से वो बाजार के हवाले हैं, ये भी वैसे ही वाला फॉर्मूला है? जी हाँ, करीब उसी तरह का ही फॉर्मूला है कि अगर ब्याज दरों में कमी आएगी और जो सिस्टम का ब्याज दर है जिसको आरबीआई गवर्न करती है, उसके तहत ये ब्याज दरें कम हो जाती हैं। तो फिर सरकार भूल क्यों कह रही है सर इसको? फिर सरकार भूल क्यों कह रही है सर? अगर ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है, अगर इसका नियम बना हुआ है, तो फिर सरकार ऑन क्यों नहीं कर रही है? मतलब फिर तो सरकार बेवकूफ बना रही है आम आदमी को। जी हाँ, अगर ये टेम्पररी है तो इसको पॉलिटिकल नजरिए से देखना चाहिए। अगर ये इस नजरिए से किया गया है कि वृद्ध लोगों के लिए, और खासकर उसका इंतजाम करना चाहिए। नहीं सर, इसमें अगर की गुंजाइश कहाँ है? धीरेन्द्र सर, इसमें अगर की गुंजाइश क्या है सर? टेम्पररी की बात इसमें कहाँ आती है? ये तो आप जानते हैं सर, हम जानते हैं, दर्शक जानते हैं, हर 3 महीने पर इसकी समीक्षा होती है। आपने खुद ही बता दिया कि नियम बना हुआ है। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बार इसको टाला गया है, क्योंकि गिरावट बहुत भारी है। और अगर ये टेम्पररी है तो फिर इसमें बदलाव लाना चाहिए।
और इसको बिल्कुल हम मैकेनिकल नज़रिए से नहीं देख सकते, खासकर सीनियर सिटीजन्स के लिए जो ब्याज दर उपलब्ध है। और वो एक ऐसा तबका है जो कि बाजार का रिस्क नहीं ले सकता, वो स्टॉक मार्केट में नहीं जा सकता, और उसकी उम्र ऐसी हो गई है जिस समय वो ज़्यादा जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं होगा। तो उनके लिए हमारे लिए हमें एक किसी न किसी तरीके का एक शेल्टर्ड इन्वेस्टमेंट एवेन्यू प्रोवाइड करना चाहिए, और वैसा उपलब्ध है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसका कि अगर रकम बढ़ा दिया जाए और वहाँ पे ब्याज दरों में ऐसी भारी गिरावट ना हो, और वहाँ पे उम्र का एक फ्लोर है कि कम लेकिन सर प्रोफेसर अरुण कुमार, क्या यहाँ पर कंसर्न जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो वृद्ध लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उन्हीं की बचत को लेकर है सर? क्योंकि ये जितनी स्कीम्स हैं, ये छोटी बचत की जितनी स्कीम्स है सर, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के हर परिवार को अगर ये लागू हो जाती तो उसको प्रभावित करती, नकारात्मक तौर पर उस पर असर डालती सर। सेविंग्स अकाउंट का ब्याज, एफडीज, सुकन्या समृद्धि, कौन सी ऐसी छोटी बचत की स्कीम है जो इससे अछूती रह जाती? और यहाँ पर जिस तरीके से धीरेन्द्र सर बता रहे हैं कि साहब सब कुछ मैकेनिकल है, तो सर अगर फिर ये चुनाव के मद्देनजर टाला गया है तो ये तो बड़ा खतरे की घंटी है आम आदमी के लिए। प्रोफेसर अरुण कुमार, सही बात है आपकी। देखिए, ऐसा है कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो 10% है ऊपर का तबका है, वही ज्यादा सेविंग करता है, वही ज्यादा फिक्स डिपॉजिट वगैरह रखता है। 90% की जो सेविंग बहुत कम होती है, उसको इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो 10% है, यही इन्वेस्टर है अर्थव्यवस्था में, और इसका इन्वेस्टमेंट बहुत मायने रखता है। अभी अगर आपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो वो स्टॉक मार्केट में जाएगा। स्टॉक मार्केट अनसर्टेन है, और खासकर जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो स्टॉक मार्केट को झेल नहीं सकते, उसका जो उतार चढ़ाव होता है। और जो छोटा आदमी है वो भी नहीं झेल सकता। स्टॉक मार्केट तो बड़े बड़े इन्वेस्टर डिटरमिन करते हैं। जिस दिन बड़े बड़े बिग बुल हैं वो जब पैसा डाल देंगे तो स्टॉक मार्केट बढ़ जाएगा, जब वो निकाल देंगे तो घट जाएगा, और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा तो स्टॉक मार्केट बढ़ जाएगा। तो इसका एक असर ये भी होगा कि हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो और अनस्टेबल हो जाएगा। इस समय पी रेशियो बहुत हाई हो गए हैं, और इसीलिए आरबीआई गवर्नर ने पिछले 4 महीने में 3 बार वार्न किया है कि जो रियल इकोनॉमी है और जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है उसके बीच में तालमेल बिगड़ गया है, और यहाँ पे एक खतरे की घंटी उन्होंने 3 बार बजाई है। तो खुद मानते हैं आरबीआई कि ये जो अभी इस समय जो तालमेल है वो गलत है। और ये जो मूव था इंटरेस्ट रेट कट करने का, उसमें सोचा नहीं गया कि अगर ज्यादा पैसा और स्टॉक मार्केट में जाएगा वो और चढ़ेगा, पी रेशियो और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसका क्या असर होगा हमारे, कि जब गिरेगा तो बड़ी बुरी तरह गिरेगा, जैसे कि पहले बीच में हुआ था जब बहुत तेज मार्केट हुआ तो उसके बाद गिर गया। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ धीरेन्द्र सर कि छोटी बचत पर आम आदमी को चपत लगाकर क्या सरकार उसे बड़े खतरे की तरफ नहीं धकेल रही? नहीं, इसको दूसरे तरीके से भी देखना चाहिए कि अगर ब्याज दरों में कमी आती है तो आपका होम लोन भी कम होता है, होम लोन भी सस्ता होता है, वहाँ पे सब्सिडी भी दी जाती है। आज अगर देखिए कि एक आम व्यक्ति के लिए 5.75% पे होम लोन उपलब्ध है, और बैंक फाइनेंशियल सिस्टम तो ऐसे ही काम करता है कि कुछ लोगों के पास बचत है और कुछ लोगों को पूंजी चाहिए। और अगर आपको सस्ता मकान चाहिए, और वो डिमांड को रिवाइव करने के लिए किया गया है, अगर ब्याज दरों में कमी है तो एक तरफ बड़ा फायदा होता है, लोग उसकी वजह से बड़ा कॉन्फिडेंटली जाके बोरो कर पाते हैं, इन्वेस्ट कर पाते हैं। हाँ, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि कुछ लोगों के लिए हमें यहाँ शेल्टर देना चाहिए, कुछ लोगों के लिए हमें रिलीफ देना चाहिए, खासकर सीनियर सिटीजन के लिए, क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकते। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर इस वक्त आप दोनों के पास में बारी बारी आऊंगी। प्रोफेसर अरुण कुमार, आपकी नजर में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर इस वक्त सबसे बड़ा संकट हमारे सामने क्या है? क्या उसका विकल्प, उसका समाधान आम आदमी की छोटी बचत पर चपत लगाकर सरकार हासिल कर सकती है क्या? देखिए, जो इस समय पैंडेमिक के बाद हुआ तो असमानता बहुत ज्यादा बढ़ गई। जो बहुत सारे असंगठित क्षेत्र के लोग थे उनकी नौकरी चली गई, उनकी आमदनी चली गई। जो संगठित क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग थे उनकी भी नौकरी चली गई, उनकी आमदनी चली गई, तो उनकी सेविंग करीब करीब खत्म हो गई, और जो सेविंग उनके पास थी उसी पे वो निर्भर करते हैं। तो अगर आप वहां पे चपत लगा देंगे तो कंजम्पशन गिर जाएगा, और जब कंजम्पशन गिरेगा तो इस समय डिमांड की सबसे बड़ी समस्या है। मुझे लगता है धीरेन्द्र जी को आना चाहिए। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, क्या सरकार अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रही है? सामने मुद्दा बेरोजगारी का है, सामने मुद्दा महंगाई का है, मुंह बाय खड़ी हुई है महंगाई, और सरकार को सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की छोटी बचत नजर आ रही है। सर नहीं, ये एक बहुत मामूली सा हिस्सा है सरकार के सारे कदम का। सरकार को बहुत सारे कदम उठाने चाहिए कॉन्फिडेंस इंस्पायर करने के लिए, डिमांड एक्सप्लोर करने के लिए, डिमांड रिवाइव करने के लिए। सर वो कदम तो नहीं उठा रही है ना, और जो खबर सामने निकल कर आती है वो यही कि जिसे आप मामूली हिस्सा बता रहे हैं, सरकार वो आदेश जारी कर देती है, और जब हाय तौबा मचती है तो फिर सरकार रातों रात अपने फैसले से सर मुकर जाती है और कहती है साहब भूल हो गई। बताइए। नहीं, हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये भी एक, अगर ये ब्याज दरें अगर कम नहीं होती हैं तो वो भी एक
एक हमारे यहाँ देश में जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें एक रिजिडिटी क्रिएट करता है, क्योंकि एक तरफ बैंक में ब्याज दरें कम होंगी और दूसरी तरफ छोटी बचत योजनाओं पे ब्याज दरें ज़्यादा होंगी, क्योंकि हमारा सारा फाइनेंशियल सिस्टम जुड़ा हुआ है। और इस तरह की रिजिडिटी से एक तरफ पैसा जाने लगेगा दूसरी तरफ के बजाय, तो ये सोल्यूशन नहीं है। ये एक सिस्टम वाइड है जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है। आप सही कह रहे हैं सर, ये समाधान नहीं है, लेकिन जिस दिशा में सरकार कदम बढ़ाना चाह रही है उसके लिए पहले तैयारी तो करे। आम आदमी को पहले गारंटी तो दे कि आम आदमी को नुकसान नहीं होगा, उसकी सालों की जो जमा पूंजी है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी। ये गारंटी दे बिना किस तरीके से सरकार आम आदमी से उसका वो आसरा भी छीनने की इस वक्त तैयारी में नजर आ रही है, जो कम से कम उसके हाथ में कुछ पैसा आ जाता है, जो भी उसने डिपॉजिट किए हुए होते हैं उसके ब्याज के जरिए। छोटी बचत योजना तो लोगों को गारंटीड रिटर्न देती ही है, और यहाँ पे अभी भी अगर इसको आप दूसरे ऑल्टरनेटिव से अगर आप कंपेयर करें तो ये काफी फेवरेबल है। और यहाँ पे फॉर्मूला के तहत जो कम किया गया था, अगर इसको अभी तुरंत नहीं करना चाहिए, और जब तक कि वृद्ध लोगों के लिए कोई शेल्टर्ड बचत योजना का इंतजाम न किया जाए, उनको जरूर शेल्टर देना चाहिए। लेकिन ब्याज दरों में कमी करना मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय मेरे पास इतना ही, आप दोनों का हमारे साथ संविधान की शपथ में जुड़ने के लिए। तो क्या अर्थव्यवस्था के फैसले सरकार चुनावी नफा नुकसान को देखकर कर रही है? ट्विटर पर हमने ये पोल लॉन्च किया था और अब वक्त आ गया है आंकड़े जानने का, मतलब आपकी राय जानने का। 80% लोगों का मानना है हाँ, चुनावी नफा नुकसान देखते हुए सरकार अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर फैसले ले रही है। 20% ने नामे जवाब दिया है। आप भी संविधान की शपथ के इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। हम हर रोज शो से जुड़ा सवाल अपने एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर पोस्ट करते हैं, आप वहीं जाकर वोट कीजिए और संविधान की शपथ शो का हिस्सा बनिए। आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ है, कोरोना की मार से उबरती अर्थव्यवस्था में ये छोटी बचत योजना की ब्याज दरों में कटौती आम आदमी पर बड़ी मार होगी। इसीलिए ब्याज दरों की कटौती का फैसला कम से कम इस साल सरकार ना ले। संविधान की शपथ में आज इतना ही। कल रात 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी।